नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड या कथानक में यह कुछ बताने की कोशिश की गई थी कि यानी हमारे कोशिशों में और उसके मकसद में एक महत्वपूर्ण ये भी है कि ये जो राजनीतिक माहौल है उसको इस प्रकार बनाया जाए कि ये जितने भी काले अंग्रेज हैं, मैंने वो हमारे शहीद आजम भगत सिंह के शब्दों में, ये पूरे परिदृश्य से समाप्त हो जाए। काले अंग्रेज मतलब जो इस भारतीय समाज को जातिवाद, ये बड़े खतरनाक हथियार हैं हालांकि, और ये बुराइयां, ये समस्याएं हमारे समाज में जड़ पकड़ी हुई हैं और हमारे कुछ भारतीय भाई बहन अभी भी इसके मोह जाल में फंसे हुए हैं। दोनों बातें हैं, लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल उनको आह्वान करता है, उनको जागरूक कर रहा है, उनसे निवेदन कर रहा है कि वो सारी जड़ों को उखाड़ करके, सारी दीवारों को तोड़ करके भारतीय एकता के सूत्र में बंधने के लिए वो आगे आए। तो उसको मालूम है कि ये जातिवाद यानी जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक पार्टी का तो इन सबों ने एक मुखौटा पहना हुआ है, एक लिबास पहना हुआ है लेकिन वो इस समाज की विखंडन करने वाली ताकतें हैं। जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषावाद और जो गद्दार नेहरू था भाषा के आधार पर जो प्रांत बनवाया था, अब वो भाषा आधारित जो है प्रांतिक कट्टरता और इसके बाद समूहवाद, क्षेत्रवाद और फिर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ये भी बहुत खतरनाक जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा खतरनाक ये समस्या है, रोग है, बीमारी है। तो इसके द्वारा जो है हमारे भारतीय समाज को विखंडित करके ये स्वार्थ नीति या जिसको इन सबों ने राजनीति नाम दे रखा है वो चला रहे हैं, वोट सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। तो इनको और फिर ये तिकड़म, धन बल, बाहुबल इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में और जगहों पर और सामाजिक जीवन में और जो सरकारी तंत्र में भी कहीं कहीं ये इन्हीं जो असामाजिक जो तबका है
जो गुंडे हैं, माफिया हैं, दादा हैं, अपराधी हैं, इनका बोलबाला है, इनका वर्चस्व है। तो समाज इनसे जकड़ा हुआ, समाज भी और राजनीतिक परिदृश्य भी। तो हमारे भारतीय भाई बहनों के मन में जिज्ञासा अवश्य होगी कि आखिर ये दूर कैसे होगा, और उसी से जुड़ा है भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार हुआ और इस तरह का जो राजनीतिक जो परिदृश्य है, ऐसे ऐसे तत्वों का, अच्छा इसमें काफ़ी राजनीतिक जो शक्तियां हैं समाज को विखंडित तो करती ही हैं, और उसी के आधार पर वोट सत्ता की स्वार्थ नीति चलाती हैं। एक दूसरा उनका है कि वो धंधेबाजी भी है। इसमें 10 करोड़ लगाओ 100 करोड़ पाओ, 100 करोड़ लगाओ तो 500 करोड़ पाओ। इसमें एक धंधेबाजी का भी एक बहुत बड़ा खतरनाक मंसूबा होता है। तो इसीलिए इसमें जमी हुई हैं, और कुछ ने तो इस देश को लूट करके यानी करोड़ों करोड़ वो विदेशी बैंकों में जमा किया हुआ है। हमारे गरीब भारतीय भाई बहन अपने जीवन के यानी जीवन कैसे उनका कायम रहे, और भोजन इसके लाले पड़े हैं, खास करके इस कोरोना के अवधि में। और कुछ हमारे देश के डकैत इस देश के करोड़ों जैसे ये दोनों गद्दार जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम से, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तमाम विदेशी अखबार भी बता रहे हैं, और लोगों संबंधित लोगों के पास जानकारी भी है कि लगभग 1 से 20 लाख करोड़, कल्पना करिए, कम से कम 3 या 4 भारत सरकार का वार्षिक बजट, इतना काला धन है। और इसके बारे में श्री मोदी जी कई बार चुनाव के वक्त में, और कभी नहीं चुनाव, और वो भी 2014 के चुनाव में बोले थे कि इतना पैसा इस परिवार ने लूटा है। बात सही है, लेकिन दुख इस बात का है कि 2014 के बाद ये सारे केसेस पे और विशेष करके जो है यूपीए 1 यूपीए 2 2004 से लेकर 2014 तक वो भयंकर लूट है। वो सारे जो है केस जो है, सारे मामले जो है, ये मोदी महोदय खा गए, बिल्कुल सुट हो गए, गेंडुली मार के बैठ गए। ये सबसे बड़े धोखा है, विश्वासघात है श्री मोदी जी का हमारे भोली भाली आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ। तो उसी से जुड़ा ये भ्रष्टाचार, काला धन, ये सब गुथा हुआ है। तो मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर ये इतना भयंकर काम कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, या मैं या भारतीय जनता दल झूठी वो दिलासा तो नहीं दे रहा है। और भ्रष्टाचार पर कई लोग बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। ये केजरीवाल भी भ्रष्टाचार की बोलते महाभ्रष्टाचारी, महाझूठ बोलने वाला और अवाम के साथ विश्वासघात करने वाला और देश का गद्दार भी निकला। तो जनता के विश्वास का कई बार गला घोटा गया है। तो स्वाभाविक तौर पर हम पर भी विश्वास करने के लिए उसको माने कुछ ऐसी ठोस चीज़ें चाहिए। और अभी तो साधन मैंने इसमें पार्टी का ढांचा खड़ा करना और पंचतंत्र बनाना, इसके लिए संसाधन की आवश्यकता है। तो वो भी एक कार्य हो रहा है। तो ये सारी बातों के मध्य में ये बताना जरूरी है कि ये सब कुछ संभव है। बस इतना ही आप सभी लोग जान लें
कि ये चूंकि सारी समस्याएं ये मिट्टी से, इसी मिट्टी से पैदा हुई हैं, हम लोगों के बीच से पैदा हुई हैं, तो समाधान यहीं पर है। बशर्ते इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, वैसी मनसा होनी चाहिए, वैसी नियत होनी चाहिए। और सर्वप्रथम हमारा विचार, हम सभी का विचार देश के प्रति, कि देश हमारा सर्वोच्च है, सबसे बड़ा है, उसके बराबर और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं, जिस भारतीय अवाम, उसकी अहमियत है, उसकी सर्वोच्चता है, उसके बराबर और उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये विचार हर एक भारतीय भाई बहन के दिमाग में आना चाहिए। और इसलिए आवश्यक है कम से कम जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, वो प्रत्येक भारतीय भाई बहन से मोहब्बत करने की आदत डालें, बगैर किसी भेदभाव के। ये बहुत जरूरी है। यानी भारतीयता के माहौल के लिए और भारतीय एकता के लिए, भारतीय भाईचारा के लिए, भारतीय सद्भाव के लिए ये कई बार ये निवेदन किया गया है, और लेकिन इसको बहुत गंभीरता से आप लोग गौर करें और इसके प्रति सावधान रहें कि भेदभाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। भेदभाव इसका बहुत खतरनाक शत्रु है। तो ये अपेक्षा भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम से करता है कि भारतीयता के माहौल को बढ़ाइए और भेदभाव का जो जो जहर है, जो बीमारी, जो समस्या है, उसको बिल्कुल शून्य करिए, समाप्त करिए। तो बहुत तेजी से ये भारतीय माहौल आगे बढ़ेगा, लोगों का विश्वास इसमें बढ़ेगा, लोग शामिल होंगे और भारतीय माहौल आएगा। तो अब इस पर जो है, तो ये चुनाव में कैसे कैसे ये तत्व आते हैं और पूरे चुनाव परिदृश्य को जकड़ लेते हैं। यही अपराधी, यानी कुछ अपराधों को छोड़कर अपराधी, भ्रष्टाचारी और तिकड़मी, धंधेबाज, अब तो यह है कि देश के साथ गद्दारी करने वाले भी इसमें आ रहे हैं, उनको भी वोट मिल रहा है, वो भी एमएलए एमपी बन रहा है, उनकी सरकारें बन रही है। ये भी एक समस्या है, देश के साथ गद्दारी करने वाले। तो ये चुनावी माहौल से कैसे हट जाए, उसका कुछ नमूना वैसे तो कैसे किया जाए, न इसका पूरा खुलासा हम कर सकते हैं और न हमको करना चाहिए, और इस संबंध में हम जब करके दिखाएं तो उसको देखने की बात है, तब आप लोग देखिएगा। लेकिन कुछ ऐसा नमूना जिस पर आपको कुछ यकीन हो, वो बताया जा रहा है। तो कभी एक गोस्वामी रिपोर्ट थी जो स्टेट फंडिंग की बात कही थी, उसकी रिपोर्ट है, लेकिन वो रिपोर्ट जो है वो धूल खा रही है। स्टेट फंडिंग के द्वारा चुनाव में जो धन बल है, काफी काबू लाया जा सकता है। ये आप सभी को मालूम होगा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां जो इतना लूटपाट करती हैं, उस लूटपाट के पीछे सबसे बड़ा मकसद होता है कि इस लूटपाट के जो पैसा है, चुनाव जीतने में धन बल के प्रयोग में इस्तेमाल करती हैं। तो स्टेट फंडिंग के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा, यह कर दिया जाए कि एक भी पैसा वो राजनीतिक दलों के द्वारा और एक भी पैसा उम्मीदवार के द्वारा उसमें लगना नहीं है। सारा खर्च जो है सरकार उठाएगी।
और यदि ये पाया गया कि उस उम्मीदवार के द्वारा एक भी पैसा उसमें लगा है या कुछ लोगों ने लगाया है या उसकी पार्टी ने लगाया है, तो उसकी उम्मीदवारी समाप्त होगी। यदि वो जीत गया है तो उसकी सदस्यता भी जाएगी, और किसी पार्टी ने लगा है तो पार्टी की मान्यता भी खारिज होगी। यहाँ तक सुनिश्चित करेगा वो। अब ये कैसे करेगा उसका कुछ नमूना आपको बता रहा है। जो इसके विरोध में लोग तर्क देते हैं कि सरकारी खर्च के विषय में, सरकारी खर्च मतलब कि जितनी गाड़ी है उसका जो ईंधन फ्यूल है, डीजल पेट्रोल जो भी है, मंच है, इस सब का व्यवस्था सरकार करेगी। मंच जो है कॉमन रहेगा, बारी बारी से जिसको बोलना है वो माइक को पूरी व्यवस्था रहेगी। आपको बोलना है बोलिए, और उसके कार्यक्रम की भी घोषणा जो की भी सरकार ही करेगी कि मैंने स्थिति को इस समय, और जितने भी यानी प्रतियोगी उम्मीदवार हैं वो अपने विचार रखेंगे, और जिस किसी को भी उनको सामने से सुनना है वो आकर सुनेंगे। तो उसकी भी व्यवस्था जो है सरकार की ओर से होगी। गाड़ियों की व्यवस्था, उसके ईंधन की व्यवस्था, और भी जो प्रचार माध्यम है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये पूरी व्यवस्था जो है पूरा इसका खर्च उठाएगी सरकार। तो जितने भी वो चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे और इसमें मैंने धन बल का और बाहुबल का प्रयोग बंद न हो, तो वो तर्क देते हैं कि साहब इतने कैंडिडेट होते हैं, सबका खर्च वो कैसे उठाएगी। ये पहला उनका एक बहुत तगड़ा वो तर्क होता है, तर्क या कुतर्क होता है, जो भी है। तो उसका हल, उसका जवाब ये है कि सभी की व्यवस्था नहीं करनी है। मान लीजिए उस क्षेत्र में आपके 100 कैंडिडेट हैं, तो 100 का खर्च नहीं उठाना है। अब वो 100 में थोड़ी है कि 100 के बाद जो है पूरा जो है वो 1 लाख 2 लाख 4 लाख का वोट होगा, नहीं। किसी के समर्थक 100 होंगे, किसी के 1000 होंगे, किसी के 10,000 होंगे, किसी के लाख भी हो सकते हैं। तो इसी बात का फैसला करने के लिए कई चक्र में, कई राउंड में वो वोटिंग होगी, और वो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, माने उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं, मोबाइल है और भी व्यवस्थाएं, और उसको चुस्त दुरुस्त करके करेगा। तो उसमें यह होगा कि मान लीजिए 100 कैंडिडेट हैं, तो वो इस मोबाइल या उसी तरह का कोई व्यवस्था करेगा। तो जिसके समर्थन में 100 से भी कम वोट होंगे, उन कैंडिडेटों को बाहर कर देगा। यानी जिनके समर्थक 100 या 100 से कम हैं, ऐसे उम्मीदवार जो है वो मैदान से पहले चक्र में बाहर हो जाएंगे। अब दूसरा चक्र ये होगा कि फिर वही उसी मोबाइल या कुछ इसी तरह की व्यवस्था के द्वारा वो वोटिंग होगी। और मान लीजिए कि 100 थे और पहले चक्र के अनुसार जो है वो आपके 50 या 60 मैदान से हट गए, बचे 40। अब 40 में दूसरा चक्र का वोटिंग होगी। तो इसमें जो ऊपर से सबसे अधिक जो मत पाए रहेंगे, वही उम्मीदवार जो है अंत में वो चुनाव लड़ेंगे। बाकी 48 जो वो मैदान से हट जाएंगे। अब इन्हीं 2 की व्यवस्था जो है सरकार उठाएगी, ये है। तो उसका नाम है स्टेट फंडिंग, माने सरकार के ही द्वारा जो है पूरा खर्चा उठाना, और इसको शुद्ध रूप से 100% उसको लागू करेगी। और जरा आप कल्पना करिए कि जिस वक्त
ये राजनीतिक दलों को और राजनेताओं को जो पता चले, और धंधेबाजों को भी माने इसमें शामिल कर लीजिए, इनको पता चलेगा कि भाई अब इस क्षेत्र में जो है धन बल का प्रयोग और बाहुबल का भी प्रयोग वो शून्य किया जाएगा, तो धन लगना ही नहीं है, धंधेबाजी होनी ही नहीं है। तो बड़े आसानी से आप लोग अंदाज कर सकते हैं कि ये जो धन बल का प्रयोग करने वाले, बाहुबल का प्रयोग करने वाले धंधेबाज जो है या भ्रष्टाचारी जो है, इस मैदान से स्वतः भाग जाएंगे कि जब इसमें हमको धंधेबाजी करने का कोई मैंने इसमें मौका मिलेगा ही नहीं, सारे अवसर समाप्त हो गए, इस मैदान से हट जाएंगे। इतना आप विश्वास रखिए, सब भाग जाएंगे यहाँ से, कुछ और सोचेंगे विकल्प अपने लिए। तो ये है, और तब उसमें निश्चित रूप से चुनाव के लिए वही लोग आएंगे। खर्चे की तो खर्चे का तो कोई वो चिंता करना ही नहीं है। अब ये जनता को, हमारी आवाम को, हमारी आदरणीय आवाम को उसको सुनिश्चित करना होगा कि ये जो दो कैंडिडेट बचे हैं उनके लिए, जैसा कि बताया गया है, कि पात्रता को देखने का ये जिम्मेदारी आपकी होगी। पात्रता से मतलब कि वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं, और वो समर्पित है कि नहीं, वो कर्तव्यनिष्ठ है कि नहीं, और वो चरित्रवान है कि नहीं। ये देखना काम इन्हीं कसौटियों पर उनको कसने की जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम की, या हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों की होगी। अब वो राष्ट्रभक्ति क्या है, उसका छोटा नमूना बताया गया था कि जो भेदभाव से उठ करके पूरे 135 करोड़ जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं उससे उनसे मोहब्बत करता हूं, पूरे देश के लोगों से मोहब्बत करता हूं बगैर किसी भेदभाव के, कि ये हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। और उसके जहन में ये होना चाहिए कि हमारा मुल्क, हमारा राष्ट्र भारतवर्ष ये सबसे ऊंचा है, इसकी प्राथमिकता, इसका महत्व सबसे ऊपर है, इसके बराबर और इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। और यही महत्व अपनी आवाम को भी देना है। और हमारे जो जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, और हमारा जो इतिहास है उस पर भी गौरव करना है। ये कई बार बताया गया है कि जब राष्ट्रीय धरोहर और स्मारक और इतिहास की बात जब आती है तो उसमें भी भेदभाव नहीं करना है। कुछ तत्व जो है ये मुगल काल को भी बदनाम करने की एक कुत्सित प्रयास करते हैं। उनके कुछ रटे रटाए शब्द हैं, आक्रांता वगैरह जो है, इन गंदी बातों में कदापि नहीं फंसना है। वो जो है कहने का तात्पर्य कि हमारे लिए, यानी राष्ट्रभक्ति का तकाजा हमारे लिए जो है मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन का, और जो कुछ वंशावलियां हैं उत्तर भारत की, आपका चंदेल हैं, चौहान वंश है, कई वंश हैं इस प्रकार से। दक्षिण भारत में भी कई महत्वपूर्ण वंशावलियां हैं, डायनेस्टीज। वंशावली से मतलब अंग्रेजी में कहते हैं उसको डायनेस्टीज। जैसे सतवाहन वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, और चालुक्य वंश है, और पल्लव वंश है, फिर चोल वंश है, चेर वंश है, पांड्य वंश है,
कई और भी छोटे छोटे, कदम्ब है, गंगा है, और उड़ीसा में खरवेला है, और ये यानी पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल के आसपास वो सेना वंश है, प्रद्योत वंश है आपका वहाँ आसाम वगैरह में। तो ये सारी वंशावलियाँ हैं, इन पर भी गर्व करना होगा। कुल मतलब इसकी जानकारी भी, इस पर गर्व करना होगा। और जितने हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, राष्ट्रीय धरोहर है, उन पर भी गर्व करना होगा। हमारी जितनी प्राकृतिक संपदा है, हमारे जितने वन हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, उन पर भी गर्व। और जितने भी मतलब हमारे जितने भी महापुरुष हैं, सबको बगैर भेदभाव के सबका सम्मान। अब रही बात है कि कोई मुद्दा उसके सामने आया है, वो भले एमएलए है, लेकिन मुद्दा उसका दृष्टिकोण हमेशा राष्ट्रीय होना चाहिए। कि उसका जो कोई मुद्दा या जो वो सोचता है, तो उसका पृष्ठभूमि हमेशा पूरा देश, और यदि उस मुद्दे को लागू करना है तो पूरे देश पर इसका क्या असर होगा, यही उसकी पृष्ठभूमि होनी चाहिए। और फैसला भी उसी पृष्ठभूमि में, उसी बैकड्रॉप में, उसी बैकग्राउंड में फैसला भी करे। तो ये जो बताया गया, ये मोटा मोटी एक राष्ट्रभक्ति का एक नमूना है। और ये सब जानकारी हमारे अपनी भारतीय अवाम को होना चाहिए। और ये पहली कसौटी है जो उनको परखने की, कसने की। और उसी प्रकार आपका ये समर्पण, डेडिकेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो किसी काम को दिखावे के लिए नहीं, आधेमन से नहीं, पाखंड से नहीं, पोस्टरबाजी और विज्ञापन के जरिए नहीं, उसको पूरे मन से करने की उसकी काबिलियत हो, क्षमता, ये रहा समर्पण। इसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे केजरीवाल विज्ञापन में हजारों करोड़ रुपया फूंक रहा है, और दूसरे जो है वो ऑक्सीजन की, दवाइयों की, चिकित्सा सुविधाओं की वो कालाबाजारी भी करवा रहा है। लोग मर रहे हैं और सिर्फ मुस्कुराने के लिए वो हजारों करोड़ रुपया फूंक रहा है। तो ये तो इस तरह की बीमारी का यही रूप जो है देश को देखने को मिलता है। और इन्हीं समस्याओं को झेलने की ये दुर्गति भी होती है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। तो उसमें वही समर्पण वाली बात आती है कि पूरे मन से उसी काम को करने की उसकी काबिलियत हो, आदत हो, उसकी नियत हो। और ये आधे मन से करना, दिखावे के लिए करना, पाखंड के लिए करना, पोस्टरबाजी, विज्ञापन से सर्वथा दूर, ये रहा समर्पण। और तीसरा है कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा से मतलब है कि वो बगैर कुछ बोले वो काम करके दिखाया, किया हुआ काम ही उसकी जुबान बना है। होता क्या है कि खास करके चुनाव के वक्त में जो है ऊंचे ऊंचे भाषणों के माध्यम से ऊंचे ऊंचे वादे, ऊंचे ऊंचे मंचों से ऊंचे ऊंचे वादे, उन वादों का कुछ होता नहीं है। और इसके बाद फिर वो मैनिफेस्टो बनता है, चुनाव घोषणा पत्र, और कोई तो संकल्प पत्र भी आजकल नाम दे रहा है। मोटा बड़ा पैसा खर्च होता है उसमें, और उस घोषणा पत्र या संकल्प पत्र का कुछ होता नहीं है। और जो नेताजी बोलते भी हैं, वो क्या वादा करके गए हैं शायद वो भूल भी जाते हैं। और जनता जो है ठगी सी महसूस करती है। और कभी समस्या तो इससे भी होती है कि जो वो बोलते हैं मुंह से या मंच से, करते उसके ठीक उल्टा है। ये इससे भी बड़ी समस्याएं होती हैं। तो इसीलिए कर्तव्य निष्ठा के गुण की आवश्यकता होती है कि मैंने इस सब तामझाम से दूर वो काम करें, किया हुआ काम ही उनकी
जुबान भाषा बने, और उसी से जनता भी हमारे आदरणीय भारतीय अवाम भी उसको परखे। तो ये मोटा मोटी रहा कर्तव्य निष्ठा। चौथा है चरित्रवान। चरित्रवान से मतलब है कि वो जो ये लालच होती पैसे की, जो कि भ्रष्टाचार की जननी है, लालच लिप्सा पैसे की, ये इस दुर्गुण से अपने को हमें सर्वथा दूर रखे, और इस दुर्गुण को भी अपने से, और इस दुर्गुण से अपने को दूर रखे, और इस दुर्गुण को अपने से भी दूर रखे। इसकी पर्याप्त क्षमता और काबिलियत होनी चाहिए। तो ये 4 गुण जो है, राष्ट्रभक्ति, समर्पण, कर्तव्यनिष्ठा और चरित्रवान होना, इसके अलावा कोई और भी सद्गुण हो तो सोने में सुहागा, इसमें कौन बड़ी बात है। तो ये परखने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे लोग ही सदन में और सरकार में पहुंचे। इतनी जिम्मेदारी हमारे आदरणीय भारतीय आवाम की है। लेकिन ये सब कुछ जो है, जो तथाकथित जाति की या जातिवाद की दीवार को तोड़ करके भारतीय माहौल के आधार पर आपको ये सारे फैसले करने होंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है तो किताब नहीं देखना कि वो हिंदू या मुसलमान है, या वो इस जात का उस जात का, बिल्कुल नहीं। यदि आप में किसी ने या कुछ लोगों ने किया, तो उसी वक्त जो है जो इतना सब जो बताया जा रहा है वो सब नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, भेदभाव बिल्कुल नहीं, वो नहीं आना चाहिए। कठिन हो सकता है लेकिन आदत डालिए इसकी, ठीक है। हाँ, आदत डालिए, कोशिश करिए, संभव है। तो ये है। तो बताया गया कि एक तो माने राजनीतिक क्षेत्र से इस तरह के जो धन बल का, बाहुबल का, धंधेबाजों का, अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का उस प्रदेश से हट जाना, और ये मुमकिन है, ऐसी बात नहीं है। अब रही बात है कि इसी प्रकार हमारे भारतीय भाई बहन कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी ये बहुत बड़ी समस्या, और उसका पाखंड कई लोग करते हैं। आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे जब 2012 के आसपास जो है वो आंदोलन किए थे, तो उनका था लोकपाल बिल बनवाना, और पता नहीं माने किस पाखंड के वो शिकार हो गए कि यानी लोकपाल के लिए जो ज्वाइंट या संयुक्त ड्राफ्टिंग कमेटी बननी थी, तो उसमें आधे लोग वही शामिल थे जो कि इस देश को लूट रहे थे। अब इन बुद्धिमान को या बेवकूफ़ को अन्ना हजारे को समझना चाहिए था कि भाई जो इस देश को लूट रहा है उन्हीं को आप जो है लोकपाल बिल के लिए जो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में आप शामिल कर रहे हैं, तो वो किस काम का होगा। और ये बात आप लोग यकीन करें कि मैं अन्ना हजारे से उनके गांव रालेगढ़ सिद्धि जाकर के भी बताया था, और इस रूप में बताया था कि सर जो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में आपने इस तरह से उन लोगों को शामिल किया था, ये तो वैसे ही है कि कोई किसी बहुत बड़े खूंखार डाकू से कहे कि डाकू भाई तुम ऐसा कानून बनाओ कि तुम्हारी डकैती में खलल पड़े। कभी ये मुमकिन होगा? नहीं होगा ना। तो इस तरह का धोखा जो है वो अन्ना हजारे ने दिया कि उसे ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी में उन्हीं समूह को शामिल किया। और आपने यह देश में देखा होगा कि वो धीरे धीरे करके यही जेएनपीसी वाले अन्ना हजारे या उनकी टीम पर वो आरोप लगाने लगे, और वो ज्वाइंट ड्राफ्टिंग कमेटी अंत में वो चरमरा गई और मटिया मेट हो गई, और वो किसी काम की नहीं रही। तो इस बात पर है कि भ्रष्टाचार के भी विषय में ये लोग कहते हैं कि भाई ये भ्रष्टाचार, हाँ। तो अन्ना हजारे की बात के आंदोलन का प्रकरण या संदर्भ इसलिए आया कि उसका तो कुछ हुआ नहीं, फिर इन समूह को
इन भ्रष्टाचारियों को, देश के लूटने वालों को, जिसमें जीएनपीसी सबसे आगे है, इनको एक मुहावरा मिल गया उस आंदोलन के बाद कि भाई हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अब एक बहुत ही छलयुक्त और कपटपूर्ण एक तरीका उनको मिल गया कि भ्रष्टाचार करिए भी, इस देश को लूटिए भी, और बोलते भी रहिए साथ साथ कि हम भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। ये इतना योगदान वो अन्ना हजारे के आंदोलन ने दिया। तो इसीलिए जनता का विश्वास भी बहुत घट जाता है कि ये देश को लूट भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। तो इसीलिए लोगों का कहना है कि साहब ये भ्रष्टाचार की बातें करना बिल्कुल बेईमानी है और ये हमारे आपके खून में समा गया है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जिनको मौका नहीं मिलता है वही वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब मौका मिल जाता है तो वो भी उसी में शामिल हो जाते हैं। कुछ इसी तरह का मैंने लोग देखे होंगे, तो मैंने लोगों के सामने बात आई होगी, तो तभी तो इस तरह की अवधारणा बनी है। तो ये समस्या बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी उलझी हुई है, बहुत विकराल है। लेकिन भारतीय जनता दल तथा मैं आप सभी को यकीन दिला सकता हूं, लेकिन बाकी यकीन तो तब होगा जबकि इसको संभव करके दिखाया जाएगा। लेकिन नमूने के तौर पर इसका भी समाधान है भ्रष्टाचार को समाप्त करने का। एक तो जैसा बताया कि स्टेट फंडिंग के द्वारा यदि उसको लागू किया तो ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसीलिए लूटपाट करती हैं, इसका काफ़ी हिस्सा जो है वो चुनाव में ये इस्तेमाल करती हैं। तो यदि उस चुनाव में इस्तेमाल ही नहीं होगा तो करीब 80-90% तो ऐसे ही जो है ये राजनीतिक पार्टियां वो डिस्करेज हो जाएंगी, हतोत्साहित हो जाएंगी भ्रष्टाचार करने के खिलाफ। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार की जो गंगोत्री कौन है? राजनीतिक भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार का कई स्तर हैं, राजनीतिक है और फिर जो है वो इंटरस्टाइस या बीच मध्य में, और फिर जो वो नीचे जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जिससे पाला पड़ता है, माने दफ्तरों में पुलिस से, क्लर्क से, अधिकारियों से, जो कि बगैर रिश्वत लिए काम नहीं करते हैं, 10 चक्कर मरवाते हैं और परेशान करते हैं सिर्फ पैसे के लिए। तो एक जो भ्रष्टाचार जो सबसे अधिक परेशान करता है वो यही वाला जो निचले स्तर का है। लेकिन सभी भारतीय भाई बहनों को जाना चाहिए कि इससे अधिक खतरनाक जो मध्य स्तर का होता है, जो आपको परेशान तो नहीं करता है, जैसे वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, चीफ इंजीनियर का, जनरल मैनेजर का, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, एसडीएम का, और इसके बाद आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, इस लेवल का जो है, तो ये आपको परेशान नहीं करता है। लेकिन देश का संसाधन जो है, यानी काफ़ी हिस्सा जो है इनकी गतिविधियों का की भेंट चढ़ जाता है। और इसके ऊपर राजनीतिक भ्रष्टाचार, जो मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और कभी कभी प्रधानमंत्री भी शामिल हो जाते हैं, अरबों खरबों का। तो उसके प्रति भी तो जनता जो है जो परेशान होती है, जो कहती है, जो निचले स्तर का बाबुओं का, क्लर्कों का, पुलिस से और इन दफ्तरों से, उसी से परेशान होती है। तो उसी के विषय में कभी कभी वो बात कर लेती है, लेकिन इनके विषय में वो संवेदनशील नहीं होती है। जो मध्यम लेवल का और जो ऊपर है राजनीतिक भ्रष्टाचार है, उसके विषय में उतना वो बात नहीं करते। लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक है। और यूँ मान लीजिए कि राजनीतिक भ्रष्टाचार सभी भ्रष्टाचारों की जननी है। तो राजनीतिक भ्रष्टाचार को समाप्त करने का तो एक तो ये बताया गया। उससे भी यह है कि भारतीय आवाम ताकत दल ने सोच रखा है कि जब भी उसको मौका मिलेगा, मतलब सत्ता मिलेगी, तो भ्रष्टाचार के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई बताएगा तब वो कार्रवाई करेगा। वो जो स्क्वाड है,
जो उड़न दस्ता है वो हमेशा इसी काम में लगा ही रहेगा कि जहाँ भी इसको पता चलेगा वो माने कि सडन या औचक रूप में और करके उसको पकड़ेगा और कार्रवाई तुरंत माने उस मौके पर कार्रवाई का नमूना आपको हम बता रहे हैं, इसलिए कि एक चरण सिंह हुए थे मुख्यमंत्री वो 70 के दशक में वो, और हालांकि वो कांग्रेस में ही थे, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने तोड़ करके एक बीकेडी भारतीय क्रांति दल बनाई थी, और वो चरण सिंह माने वो नमूना थे। और उसमें बीजेपी नहीं जनसंघ थी, जनसंघ के 98 MLA थे और उन्होंने समर्थन कर दिया। और उसमें ये समाजवादी बहुजन समाज पार्टियां नहीं थी, उसमें सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, सबने समर्थन कर दिया। तो ये पहली उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार जो है चरण सिंह के नेतृत्व में बनी 70 के दशक में। चरण सिंह भी मैंने जाट बुद्धि के थे, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और इस बात को जानते थे कि जो इनको समर्थन मिला है ये बहुत ही फ्रेजाइल है, यानी क्या कहते हैं उसको, अस्थिर है, तो ये कभी भी जा सकता है। इसलिए कुछ ऐसा काम करो भैया कि हमारी मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थिति दर्ज हो जाए। आज भी नमूना है वो। तो वो लखनऊ में बैठते बहुत कम थे, उनका ये था कि योजनाएं तो बहुत बनती हैं एवरी टावर में बैठ करके AC हाउसेज में, लेकिन वो योजनाएं जो है, वो स्कीम जो है, जनता को मिलता क्या है, बस यही सवाल है। ये उनके धुन में समाया। तो उन्होंने कहा कि हम जमीन स्तर पर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या आती है जनता को वो पुलिस विभाग से। तो उन्होंने शुरू किया भेष बदल करके जैसे भी हो थानों में जाते थे। और उदाहरण के लिए मतलब कि उन्होंने कहा कि भाई ये एक रिपोर्ट लिखनी है, तो जो दीवान या कांस्टेबल रहता है मिलता है तो कहता है पैसे लाओ। जब बोलता था पैसे लाओ तो कांस्टेबल दीवान ही नहीं बल्कि उसका जो स्टेशन ऑफिसर है SO या जिसका थानेदार कहते हैं, थानेदार भी, और उसके ऊपर उसका SP। इसमें तो SSP भी तमाम मिलते हैं ना, लेकिन उसमें SSP नहीं हुआ करते, सिर्फ SP और एक स्टेप और DIG। गलती किसकी थी? सिर्फ उस दीवान की या कांस्टेबल की। लेकिन इस सभी को कांस्टेबल और वो थानेदार या SO या SHO भी कहते हैं, और SP और DIG। किस लिए? ये सभी उस कांस्टेबल की गलत कमाई का सभी ये हिस्सा खाते हैं। लेकिन जब कोई मामला फंस जाता है तो कार्रवाई उसी पर करते हैं, और कभी कभी उपहास भी करते हैं। जैसे आजकल भी पुलिस वाले पकड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं, सस्पेंड भी होते हैं। तो जब होता है तो फिर उसका थानेदार कहता है कि अरे भाई थोड़ा सावधानी से देख दाख करके क्या करो, हमको भी नौकरी निभानी पड़ती है, हमको भी जवाब देना पड़ता है। और फिर उसका SP कहता है कि अरे कौन है तुम्हारा बेवकूफ़ हो सिपाही, वो उसको कुछ पता नहीं, हाँ जनता को फेस हमको करना पड़ता है, उसको समझा दो कि थोड़ी एहतियात बरते, करे लेकिन थोड़ा संभल के। कहने का मतलब कि ये सभी कमाई तो खाते हैं उसकी, यानी इस तरह के भ्रष्टाचार की, लेकिन वो हंसते भी हैं, उपहास भी करते हैं और कभी कोई कार्रवाई भी करते हैं। चरण सिंह ने इसी दुविधा को, इसी चेन को तोड़ा था कि गलती भले दीवान की हो, लेकिन दीवान के साथ या कांस्टेबल के साथ वो थानेदार महोदय, वो SP महोदय, DIG महोदय, तीनों सस्पेंड होते थे और कहीं दूर नहीं, उसी थाने में ही जो है
सस्पेंड करते थे और वायरलेस से खबर होती थी कि अब आप सस्पेंड हो गए इन कारणों से। उसी तरह से बिजली विभाग में मान लीजिए किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर में गए और पैसे की मांग हुई, तो वो बाबू क्लर्क फिर जो है उस दफ्तर का जो मुखिया है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऊपर कौन है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के ऊपर एक स्टेप और चीफ इंजीनियर, सबको उसी दफ्तर में सस्पेंड करके खबर कर देते कि इस कारण से गलती किसकी थी, बाबू की। लेकिन सस्पेंड जो है और सस्पेंशन एक बहुत बड़ा अस्त्र है, बहुत बड़ा अस्त्र है। उसमें सस्पेंड करते थे, मैंने वो बाबू, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और चीफ इंजीनियर। उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल में गए, वो नर्स नहीं मिली या वार्ड बॉय या डॉक्टर जो भी है, तो वो सस्पेंड होता था। फिर उस हॉस्पिटल का जो इंचार्ज है, इंचार्ज मतलब जो उसका मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है वो, और उस जिले का जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ और एक स्टेप और डायरेक्टर हेल्थ। गलती किसकी थी, उस अस्पताल के कर्मचारी की, वार्ड बॉय या नर्स या डॉक्टर, लेकिन सस्पेंड ये सभी होते थे। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ और हरामखोरी के खिलाफ एक आतंक कि यदि हमने ऐसा छुआ, उसको सोचा, तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हमारा वजूद ही चला जाएगा। लेकिन अफसोस कि वो सिर्फ 6 महीने तक रहे। तो याद करिए, ये 6 महीने से नहीं जाएगा, ये कम से कम 20-25 साल, कम से कम 25 साल। वैसे तो हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था 25 से 30 साल तक, लेकिन भारतीय जनता का दल कम से कम 25 साल तक। तब ये आदत, जो लोग कहते हैं कि खून से जाना चला जाएगा, तो कुछ ऐसा ही नमूना अब चूंकि ये एपिसोड लंबा न होने पाए, आगे भी बताएगा, ताकि अपनी भारतीय अवाम को, अपने आदरणीय भारतीय अवाम को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यकीन हो गया ये संभव है कि ऐसा कुछ नमूना ये वो, और भी भ्रष्टाचार के और भी कई आयाम हैं, वो सबका निदान करेगा और आगे आने वाले एपिसोड में इसको बताएगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।